Good morning. I welcome you all on my YouTube channel. As you know, everyone know that we have started a new unit, that is ecology, and ecology we have started the first chapter, that is organism and population. In this chapter, I just introduce you. I have given you two sessions. In those two sessions, we have discussed a lot of things. In the previous session, I just told you about the 4 abiotic factor. ठीक है, 4 abiotic factor मैंने आपको बता दिए थे. Now फ्रॉम टुडे वी विल डिस्कस अ डिफरेंट थिंग. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, याद रखना. ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन पे फोकस करना है इस चैप्टर में और अच्छे से समझ के चलना है. अगर आपने एक भी बार इंटेंस होकर इन चैप्टर्स को पढ़ लिया ना, तो ये चैप्टर बड़े स्कोरिंग चैप्टर हैं. ठीक है, कन्फर्म है आपको अच्छे से मार्क्स दे के जाएंगे. 100% मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हो. ठीक है, तो इसलिए बहुत इंटेंस होके अच्छे से समझ के एनसीईआरटी के लाइंस को समझ के आगे बढ़ना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर. अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने अभी 4 फैक्टर्स पढ़े हैं, एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े. हाउ एनी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी एबायोटिक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्स करता है. ठीक है, जैसे आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर इज अ एबायोटिक फैक्टर, एवरीवन नो. ठीक है, अब अगर टेम्परेचर इज राइजिंग, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है, देन हाउ द ऑर्गेनिज्म विल रिस्पॉन्स. एंड इफ द टेम्परेचर इज जस्ट रिड्यूसिंग, अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, लो टेम्परेचर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करेगा. जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो कि टेम्परेचर इज गोइंग डाउन, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है. कैसा हम हमारे बिहेवियरल कैसे चेंजेस आ रहे हैं, हम कैसे चेंजेस लेके आ रहे हैं. आप कोई किसी के घर में देख रहे हो कि एयर कंडीशनर चल रहा है या कूलर चल रहा है. फैन की भी जो रेगुलेटर की स्पीड है, मतलब फ़ैन की जो स्पीड है उसको भी हमने कम कर दिया है. 4 पे ले आए हैं, 3 पे ले आए हैं. धीरे धीरे हमारे जो वूलन क्लोथ्स हैं, ठीक है, जो वार्म क्लोथ्स हैं, वो हमने निकालना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको ये समझने को मिल रहा है कि हाउ वी आर रिस्पॉन्सिंग, हम कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं. ठीक है, टू द दिस इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जो प्रेजेंट कंडीशन है टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर इज गोइंग रिड्यूस. ठीक है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ठंडी आ रही है. ठीक है, और इस टाइम हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं इसके लिए. वहीं पे जब ठंडी से गर्मी की बात आती है तो हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज डिफरेंट. ठीक है, तो सेम एज द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, जैसे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम भी तो ऑर्गेनिज्म है ना. ठीक है, जैसे जब भी गर्मी पड़ती है तो बहुत लोग शिमला चले जाते हैं, बहुत लोग हिल स्टेशन पे चले जाते हैं. इस बार अलग बात है, नहीं जा पाए, लॉकडाउन था. ठीक है, पेंडेमिक था, इसलिए बहुत लोग टूर पे नहीं जा पाए. ठीक है, रिग्रेट फील कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा. ठीक है, कह रहे होंगे कि लो टूर ही नहीं लगा पाए हम. लेकिन नेक्स्ट ईयर कंफर्म है ऐसा होगा. ठीक है, फिर से हम वही इंडिया में फिर से वो सारी चीज़ें होने लगेंगी जो हम पहले से करते आ रहे हैं, और धीरे धीरे हो भी रहा है. आप देख रहे हो धीरे धीरे पेस बढ़ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब भी गर्मी आती है तो हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, और जब ठंडक का रहता है तो हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं. इन दोनों ही कंडीशन में जो रिस्पॉन्स का रहता है वो डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है. बात समझ में आ गई. ठीक है, तो वही हम टॉपिक समझ में आ गया कि क्या पढ़ने जा रहे हैं. जैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स कैसे होता है. जैसे लिजर्ड कैसे रिस्पॉन्स करती है. इस टाइम लिजर्ड ने अपने आप को हाइड कर रखा है. आप सब लोगों को पता होगा, इसी पीरियड को बोलते हैं हाइबरनेशन. हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप. द लिजर्ड यू विल नॉट सी द लिजर्ड इन द विंटर टाइम. आप विंटर टाइम में लिजर्ड को नहीं देखोगे. क्यों नहीं देखोगे? बिकॉज दैट कैन नॉट सर्वाइव इन दिस टेम्परेचर. ये जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है इसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकती, दैट्स वाई. ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है. ठीक है, कि कैसे वो रिस्पॉन्स करता है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्स करेगा. क्लियर हो गई बात. ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे आते हैं. इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है हमारा, जो ये टॉपिक है, इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे हम जो है वी कैन सर्वाइव इन अ लो टेम्परेचर, वी कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर. हम दोनों ही रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे लिजर्ड की बात करें, तो वो सारे टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता. सेम एज विद द फ्रॉग आल्सो, सेम एज विद ऑल द प्लांट के साथ तो ये कंफर्म है कि प्लांट कैन नॉट मूव. ऐसा तो वो कर नहीं सकते कि चलो भाई गर्मी आ गई चलो शिमला चलते हैं, ठंडी आ गई चलो चलते हैं राजस्थान घूम आते हैं. समझ में आ गई बात. ठीक है, तो इस तरह से ऐसा नहीं होगा. क्लियर है. अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, टू द एबायोटिक फैक्टर, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. देखो
हैविंग रियलाइज दैट द एबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटेट मे वेरी, ठीक है। एबायोटिक जो कंडीशन है हैबिटेट की वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे पोलर एरियाज में अलग होगा, शिमला में अलग होगा, मनाली में अलग होगा। मनाली और शिमला में नॉर्मल डेज में भी ठंडक होती है, ठीक है, नॉर्मल होती है लेकिन ठंडक होती है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। लेकिन जैसे जैसे विंटर्स आती हैं वहाँ पे टेम्परेचर और डाउन होने लगता है, ठीक है। वी नाउ आस्क हाउ डू ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप, कैसे वो अपने आप को मैनेज करते हैं। अब ये तो है नहीं कि उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, वो मर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है तो किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहा है, तो जब भी उस हैबिटेट में जो भी चेंजेस आते हैं तो वो रिस्पॉन्स कैसे करता है। जैसे मैंने हम लोग का अभी एग्जांपल लेके बताया कि हम लोग जिस हैबिटेट में रह रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर अब कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम कैसे अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आ रहे हैं, कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। आप देख रहे होगे स्वेटिंग नहीं हो रही हमें, समझ में आई बात, ठीक है। जितना वाटर का कंजम्पशन हम पहले करते थे उससे हम वाटर का कंजम्पशन कम करने लगे हैं। तो ये हमारी क्या है, चेंजेस हैं। सेम एज जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं वही यहाँ पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन है उसका। तो बहुत अच्छे से समझना, मैं जब भी ये टॉपिक कंप्लीट करूँगा तो आपको एकदम हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बस इसके लिए लेकिन बने रहना, अच्छे से समझना। बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, देखो यहाँ पे एक एनेक्डोट दिया हुआ है, एक ऐसा ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया था कि कितने लोग मनाली जा सकते हैं, बहुत लोग मनाली नहीं जाते तो AC खरीद लेते हैं, AC नहीं खरीद पाते तो कूलर ही लगवा लेते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। वी शुड परहैप आस्क फर्स्ट वाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बेटर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल, ठीक है, बॉदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल, ठीक है। तो वो फेवरेबल कंडीशन तो उसको बॉदर करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें उसी में उसको रहना है। वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मेनी स्पीसीज वुड हैव इवॉल्व। आपको पता है जब भी लाइफ पे जब अर्थ पे लाइफ आई रही होगी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन रही होगी। उस टाइम ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करता था, अडाप्ट कर रहा था, अपने आप को चेंज करता था। जिसने अडाप्ट किया, जिसने चेंजेस लेके आए वो तो उस सीरीज़ में बना रहा, नहीं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। जैसे आप डायनासोर का एग्जाम्पल ले सकते हो। डायनासोर क्या था, इतना ह्यूज एनिमल था लेकिन वो फिर भी एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं कर पाया जब उसके हैबिटेट में चेंजेस आए, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, मेनी स्पीसीज वुड हैव इवॉल्व a relatively constant internal within the body, internal मतलब within the body environment that permit all biochemical reaction। मतलब जब वहाँ पे हैबिटेट में चेंज आया तो कुछ ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन की बात कर रहा है कि जब वो इवॉल्व कैसे हुए तो उनके अंदर इंटरनल चेंजेस भी आए, जैसे हमारे अंदर जो इंटरनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। उससे क्या हुआ, मैक्सिमम एफिशिएंसी हो गई, इनहेंस टू ओवरऑल फिटनेस। फिटनेस का मतलब वो बॉडी वॉडी बनाना नहीं, फिटनेस का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को फिट शो कर रहा है। जैसे चार्ल्स डार्विन, 10th में आपने पढ़ा है कि चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वही जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। द कॉन्स्टेंसी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा है कि कुड बी टर्म्स इन ऑप्टिमल टेम्परेचर, मतलब जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये एग्जाम्पल ले रहा है कि कैसे ऑप्टिमल टेम्परेचर में हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कैसे बैलेंस होता है। जैसे अगर हम समर डेज में देखें तो हमें यूरिनेशन कम होता है, वहीं पे अगर हम विंटर डेज में देखें तो यूरिनेशन का रेट बढ़ जाता है। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड का कैसे बैलेंस होता है। आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। आपको पता है हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। जब भी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है, जब उससे कम होता है तो हमारी बॉडी शिवरिंग होने लगती है। तो शिवरिंग एक टाइप की एक्सरसाइज है। तो इस तरह से हम एबायोटिक के लिए क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या हो गया कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल। जैसा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरनल एनवायरनमेंट में भी क्या, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टैसिस, लेकिन हमारी होम्योस्टैसिस अपसेट नहीं होती, ठीक है। मतलब हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। जैसे आजकल आप देख रहे होगे थर्मल डिटेक्टर लेके टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि कितना टेम्परेचर है।
टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या पता लगा सकते हैं कि भाई इसको फीवर तो नहीं है। अगर वो फीवर रिटेन कर रहा है इसका मतलब उसको हो सकता है कोरोना हो या कोई और डिजीज़ हो सकती है। क्लियर है? तो सेम एज हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो क्या होता रहता है, वो मेंटेन होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी मेंटेन रह जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, फिर से समझ लो इस पॉइंट को, हो सकता है थोड़ा सा डाउट आ जाए। 37 डिग्री सेल्सियस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है। अब आपको पता है समर में जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो टेम्परेचर 40 डिग्री भी पहुंच जाता है, ठीक है, कभी कभी 40 से और भी ज़्यादा जा सकता है। लेकिन हमारा पता है हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है दैट रिमेन 37 डिग्री सेल्सियस, वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब समर में कैसे 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा? बाई स्वेटिंग। हमारी बॉडी में स्वेटिंग ज़्यादा होती लगती है। और वहीं पे जब ये इस टाइम जो विंटर स्टार्ट हो जा रही हैं तो कैसे मेंटेन होगा? हमारी बॉडी शिवरिंग करती है, ठीक है, और भी बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज करके हम 37 डिग्री सेल्सियस को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। हम सनलाइट को एब्जॉर्ब करके 37 डिग्री सेल्सियस को क्या कर लेते हैं? मेंटेन कर लेते हैं। समझ में आई बात? जब हमें ज़्यादा ठंडी लगने लगती है तो हम वार्मर पहनने लगते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है कि अगर हमारा एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर 40 हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 40 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? होम्योस्टैसिस। क्लियर है? तो ये होम्योस्टैसिस अपसेट नहीं होगी, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल वही लिया है, एनालॉगी एक लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है, दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज और हर बेस्ट इन द 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके मतलब जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है तब हमें ना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे अगर आप कार में बैठते होगे, अपने रूम में जो एसी लगा के टेम्परेचर को मेंटेन करते हो तो मिनिमम आप 25 डिग्री उसको मेंटेन कर देते हो कि 25 जो है बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 25 से कम होता है तो क्या हम करते हैं, और 25 से ज़्यादा होगा तो क्या करते हैं, ठीक है। उसको कैसे मेंटेन रखते हैं? यहाँ देखो, इट इज़ स्क्रॉचिंग हॉट। अगर बहुत ज़्यादा हॉट या फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड है तो इट कुड बी अचीव्ड एट होम, ठीक है। कैसे? इन द कार, वाइल ट्रैवलिंग एंड एट वर्क प्लेस बाई यूजिंग एन एयर कंडीशनर। अगर आपके कार में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में एयर कंडीशनर लगा है तब तो आप 25 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन कर लोगे। उसके बाद आप कहोगे अगर ठंडी आ गई तो 25 डिग्री सेल्सियस कैसे मेंटेन करेंगे? तो ब्लोअर चला के, ठीक है, वार्मर ऑन करके, तो इस तरह से गीज़र ऑन करके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हीटर ऑन करके 25 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। देन हिज और हर परफॉर्मेंस वुड बी मैक्सिमल। ऐसी कंडीशन में उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। हियर द पर्सन्स होम्योस्टैसिस इज एकम्पलिश्ड। तो इस तरह से होम्योस्टैसिस वो कैसे मेंटेन कर रहा है? एसी लगा के, हीटर लगा के, ब्लोअर लगा के, इस तरह से अपनी होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर ले रहा है। और अगर मान लो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो शिमला चला गया, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो अब आ जाते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करते हैं डिफरेंट कंडीशन पे, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस पैरा में हम लोग को ये आइडिया लग गया कि जो भी कंडीशन एबायोटिक फैक्टर जो चेंज होते हैं, जैसे टेम्परेचर, मेनली हम टेम्परेचर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कैसे बॉडी रिस्पॉन्स करती है, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। एक होते हैं रेगुलेटर। अब रेगुलेटर का मतलब क्या है? जैसे हम लोग ने, मैंने अपना एग्जाम्पल लेके बताया हम लोगों का कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बॉडी का, ठीक है। अब ये मेंटेन रहेगा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बुलाते हैं? रेगुलेटर बुलाते हैं, ठीक है। जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, चाहे बाहर 37 से ज़्यादा हो या 37 से कम हो। और वहीं पे एक होते हैं कन्फॉर्मस। अभी देखो ये चेंज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल में चेंज आ रहा है वैसे वैसे इंटरनल लेवल भी चेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये ऑर्गेनिज्म उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो ये किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को फिक्स नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लिजर्ड की बात करें, प्लांट्स की बात करें, हम यहाँ पे एग्जांपल प्लांट का देख लेते हैं, ठीक है। प्लांट में क्या हो रहा है कि भाई अगर एक्सटर्नल में चेंज आ रहा है तो इंटरनल में भी चेंज आ जा रहा है। इस तरह से वो जो है उस पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता,
अगर एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग इंटरनल भी चेंज हो जा रहा है तब तो उसकी कोई स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बुलाते हैं? कन्फॉर्मर्स बुलाते हैं। क्लियर है? और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो टेम्परेचर को फिक्स कर लें, मतलब अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल बॉडी कंडीशन को फिक्स कर लें, उनको बुलाते हैं रेगुलेटर। और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली रेगुलेटर होते हैं, वो भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होते हैं? पार्शियल रेगुलेटर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रेगुलेट करने पे। अब देखो, रेगुलेट का सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी मैंने दिया ना कि आप अभी तक अगर हम अक्टूबर की बात करें तो हमारी जो फ़ैन की स्पीड थी वो 5 चलती थी, ठीक है। अब हमने क्या किया? उसको कम कर दिया। कम करने का मतलब है कि उसके अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं हुए। अगर ठंडी हो रही है तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी भी कोल्ड होती चली जा रही है, अगर गर्मी पड़ रही है तो हमारी बॉडी भी गर्म होती चली जा रही है, ऐसा नहीं होता ना हमारे साथ। हमारा तो एक फिक्स एनवायरनमेंट है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर बुलाते हैं। देखो, इसमें भी एक एग्जांपल लेके ही समझाया है। देखो, सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे बॉडी के जो प्रोसेस हैं वो थोड़े से चेंज होने लगते हैं। जैसे सम टाइम बिहेवियरल, जैसे जब ठंडी बढ़ती है तो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, इस तरह से, तो ये बिहेवियरल मीन तो है। हम ये जो कर रहे हैं तो इससे क्या होता है? हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है तो हमारे बॉडी में टेम्परेचर क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ता है। आपने देखा होगा ना, हम शिवरिंग करते हैं, तो शिवरिंग भी क्या है? बिहेवियरल मीन है। शिवरिंग इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अब तुम ये मत करना कि हम शिवरिंग कर रहे हैं, मतलब नोइंगली तुम शिवर करने लगो और बोलो कि सर ने बोला है इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज केवल हीट जनरेट करने के लिए होती है। क्लियर है? तो जब भी हम अपने हाथ को रब करते हैं या शिवरिंग करते हैं तो इस तरह से हम अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। चेंज नहीं करते हैं, मेंटेन रखते हैं। याद रखना, मेंटेन करने में और चेंज करने में दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? ठीक है। तो मीन्स विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी होता है। ऐसा नहीं होता कि गर्मी आ गई तो हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, ठंडी आ गई तो पानी बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, एक्सेट्रा। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, जितने भी बर्ड्स होती हैं, मैमल्स होते हैं, दे ऑल फॉल इन दिस कैटेगरी। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इतनी एनर्जी वो जनरेट कर सकते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। क्लियर है? एंड अ वेरी फ्यू वर्टिब्रेट, और कुछ ऐसे लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे आपने 11th में क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, तो कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये पावर नहीं होती, उनके अंदर ये एफिशिएंसी नहीं होती। ठीक है, इन वर्टिब्रेट के अंदर तो होती ही नहीं है ये कैपेबिलिटी कि वो थर्मो रेगुलेशन कर पाए। थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर का रेगुलेशन। ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, अगर हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की बात माने तो बिलीव दैट सक्सेस ऑफ मैमल, याद रखना ये 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि सक्सेस ऑफ मैमल्स किस पे बेस्ड है? जो मैमल्स जो है इतने ज़्यादा सक्सेस हुए हैं, मैमल्स हम ज़्यादा देखते हैं कि मैमल्स जल्दी से एलिमिनेट नहीं होते और उनमें ज़्यादा सक्सेस हुआ है, मतलब मैमल्स ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं इवोल्यूशन की सीरीज़ में। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो अपनी जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेते हैं। चाहे उनको हम सहारा डेजर्ट में भेज दें जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, स्क्रॉचिंग डेजर्ट होता है, स्क्रॉचिंग हीट होती है, और चाहे हम उनको अंटार्कटिका में भेज दें। आप देख रहे हो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो सियाचिन में भी हैं और हमारे जो सोल्जर्स हैं वो डेजर्ट में भी हैं, तो दोनों ही कंडीशन में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है ना, बॉडी टेम्परेचर, वो कांस्टेंट रहता है। यही रीज़न है कि मैमल्स सबसे ज़्यादा सक्सेस हुए हैं इवोल्यूशन की सीरीज़ में। ठीक है, द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर, ताकि अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट। हमारे अंदर क्या होती है? स्वेटिंग होती है। ठीक है, द रिजल्ट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से कूल होता है, हमारी जो सरफेस रहती है वो कूल होने लगती है। सिमिलर टू व्हाट हैपेंस व्हेन डेजर्ट कूलर इज ऑपरेशन, जब हम अपने घर में डेजर्ट कूलर चलाते हैं तो यही तो होता है। ठीक है, इवेपोरेशन होता है जिसकी वजह से हमें ठंडा मिलता है। ठीक है, जब भी हम स्वेटिंग होती है तो हम पंखे के नीचे जाके बैठ जाते हैं। बहुत कम स्टूडेंट को ये पता होगा, जब हम फ़ैन के नीचे जाके बैठते हैं तो हमारा इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। जब इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है मतलब स्वेटिंग रेट बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी बहुत ईजी फील करती है, बड़ा प्लेजर फील होता है। आपने ये देखा होगा अभी कुछ मंथ पहले। ठीक है, उसके बाद अगर टेम्परेचर अगर बाहर क्या होने लगा,
कम होने लगा, तो देखो लिखा हुआ है हमारी बॉडी शिवर करने लगती है, मतलब कांपने लगती है। और शिवर करना एक टाइप ऑफ क्या है, एक्सरसाइज है। क्लियर है। अब प्लांट्स को आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो शिवर करने लगे ठीक है, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो द प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म, इसीलिए वो रेगुलेटर में नहीं आते। क्लियर है। तो लेकिन जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। आपने बर्ड को भी देखा होगा कि बर्ड चाहे वो डेजर्ट रीजन हो वहाँ पे भी देखी जाती हैं, और चाहे वो अंटार्कटिक रीजन हो, चाहे वो कोल्डर एरियाज़ हो, वहाँ पे भी देखे जाते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से पहला समझ में आ गया कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बुलाते हैं रेगुलेटर। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 3-4 ऑप्शन दे देगा आपको और पूछेगा इसमें से कौन कौन से रेगुलेटर में आते हैं। तो एक तो जितने मैमल्स होंगे वो आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगी, अगर लिखा हो ह्यूमन तो ह्यूमन भी उसमें आ जाएगा, मंकी है तो मंकी भी उसमें आ जाएगा। बात समझ में आई, क्योंकि वो मैमल्स को बिलोंग करता है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ से 1-2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हाउ द बॉडी मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो बाई शिवरिंग। और जब बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है, तो बॉडी कैसे करती है, तो बॉडी स्वेटिंग करती है। उसके अकॉर्डिंग, उसके वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट द बॉडी इज एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, कन्फर्म। अब देखो वो वाला कन्फर्म नहीं है, इसकी स्पेलिंग देखो, कन्फर्म है, CONFORM। कन्फर्म मतलब हो गया चेंज होना। जैसे बाहर चेंजेस आ रहे हैं वैसे आप भी चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब आप स्टेबल नहीं हैं। एंड ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग मतलब भरे होना। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, मोस्टली सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसी कैटेगरी में आते हैं, कन्फर्म में। रेगुलेटर में तो बहुत कम आते हैं। ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो तो सब, और कुछ मैमल्स मतलब कुछ एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें से 99% हम एनिमल्स इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे आप लिजर्ड को देखो, जैसे आप फिश को देखो, इस टाइम अगर आपके यहाँ एक्वेरियम होगा तो आपने एक्वेरियम में हीटर लगा दिया होगा। ठीक है, क्यों हीटर लगा दिया, क्योंकि वो खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए आपने उसमें अलग से क्या लगा दिया, हीटर लगा दिया। बात समझ में आई। ठीक है, तो इसी तरह से वो, क्योंकि वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट मतलब जैसे बाहर का टेम्परेचर है, आपने सुना होगा ना एम्बियंस, एम्बियंट मतलब आउटसाइड। जैसे आउटसाइड टेम्परेचर होता है वैसे उनका भी बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे इस टाइम जो लिजर्ड है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो लिजर्ड का भी टेम्परेचर डाउन होने लगा, और इस डाउन टेम्परेचर में उसकी बॉडी बायो मैकेनिज्म, जो उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, और इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाती इस कंडीशन में, और अपने आप को हाइड कर लेती। इसका मतलब ये नहीं कि सारी लिजर्ड मर गई और फिर से जब गर्मी आएगी तो सारी लिजर्ड फिर से, नहीं, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं हाइड कर रखा है। जैसे आप जब दिवाली में जब आप अपने घर को क्लीन करोगे, ठीक है, या क्लीन किया होगा, तो आपने देखा होगा कहीं पे आपको लिजर्ड मिल गई, किसी कैलेंडर के पीछे, किसी अलमीरा के पीछे, और वो एकदम ऐसा लगता है जैसे मरी हुई है, वो कोई मूवमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने अपने जितने भी ये सारे प्रोसेस है ना, उनको एकदम स्लो कर रखा है, मेटाबॉलिक रेट को एकदम स्लो कर दिया है, जिससे उनकी एनर्जी लॉस ना हो। क्लियर है। इन एक्वेटिक एनिमल द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ एम्बियंट एयर। जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सिंपली कन्फॉर्मर। ऐसे एनिमल्स या प्लांट को हम क्या बुलाते हैं? कन्फॉर्मर्स बुलाते हैं। जैसे अभी कभी भी आपसे पूछ ले कि प्लांट किस कैटेगरी में आएंगे, तो बिना कुछ सोचे लिख देना कन्फॉर्मर्स। ठीक है। So considering the benefit of a constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers do not change in the regulator. भाई रेगुलेटर को तो बेनिफिट है, हमें तो बेनिफिट है, हमें चाहे जहाँ भेज दो हम सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन इनको बेनिफिट नहीं होता, ये हर एक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, इनके लिए कोई नैरो रेंज है उसी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर ये कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये लोग रेगुलेटर क्यों नहीं हो गए, तो उसका आंसर जानते हो कैसे दे रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जो AC एयर कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकते, कितने लोग ऐसे हैं जो शिमला मनाली नहीं जा सकते, तो वही हाल यहाँ पे भी है। भाई उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है। भाई एयर कंडीशनर हर कोई नहीं लगा सकता, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता है, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो हर कोई नहीं लगा सकता। तो अब तुम कहोगे यहाँ तो पैसा देने की सर ज़रूरत नहीं है। पैसा मतलब एनर्जी, ठीक है, जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है वो इनके पास इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा लॉस्ट कर पाएँ। क्लियर है। मेनी सिंपल स्वेट इट आउट, इसीलिए स्वेटिंग करना सबसे आराम है।
ठीक है। जो लोग वैसे होते हैं भाई, आपने बहुत लोगों को देखा होगा उनके यहाँ फ़ैन भी नहीं होता। जितने वेंडर्स होते हैं बेचारे गर्मी में देखो, ठीक है, हमें तो बहुत गर्मी लगती है, वेंडर्स बेचारे पूरे शहर में घूम घूम के सारी चीज़ें सेल किया करते हैं, तो उनको क्या गर्मी नहीं लगती, लेकिन स्वेटिंग उनके पास क्या है। अब उन्होंने ठेले में अपने वेंडिंग मशीन पे तो वो लगा नहीं रखा है, एसी लगा तो नहीं रखा है कि ठेले पे एसी लगा दिया, सब्जी वाले ने एसी लगा दी, अब एसी लगा के चल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो क्या करता है, स्वेट करता है नॉर्मली, वही नॉर्मल है, ठीक है। तो स्वेट इट आउट एंड रिजाइन देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन अ हॉट समर मंथ, ये वो कर नहीं सकते। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। अगर आपको थर्मो रेगुलेशन करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दिस इज पर्टिकुलर ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रीव्स एंड हमिंग बर्ड। आपको पता है जो श्रीव्स होते हैं रैट की तरह होते हैं, छोटे से होते हैं, अगर आप नेट पे डालोगे श्रीव्स तो इनकी पिक्चर आपको दिख जाएगी। इनका माउथ जो होता है थोड़ा सा लॉन्ग होता है आगे की तरफ। श्रीव्स और हमिंग बर्ड्स स्मॉल मैमल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी बर्ड्स तो अलग है, ठीक है, लेकिन श्रीव्स जो होते हैं मैमल्स होते हैं। हीट लॉस और हीट गेन इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। अब इनका सरफेस एरिया क्या है, अगर हम इनका सरफेस एरिया देखें तो कम है, ठीक है। सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, अगर हम किसी स्मॉल एनिमल को देखें तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उसके वॉल्यूम के कंपेयर में। अगर उसके वॉल्यूम से उसका सरफेस एरिया हम कंपेयर करें किसी स्मॉल एनिमल का, बहुत बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी स्मॉल एनिमल्स का अगर हम सरफेस एरिया देखें तो उसका सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम दे टेंड टू लॉस बॉडी हीट। अब उनका सरफेस एरिया अगर वॉल्यूम के कंपेयर में ज़्यादा है तो उनकी बॉडी हीट भी बहुत जल्दी लॉस होगी, जो हीट होगी बहुत जल्दी लॉस हो जाएगी। अब हीट लॉस हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कोल्डर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हमारी हीट सारी लॉस हो जाए, ठीक है, तो क्या हम कोल्डर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है। दे टेंड टू लॉस हीट बाई वेरी फास्ट व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, तो उनको बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है। देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है, थ्रू मेटाबॉलिज्म। दिस इज़ द मेन रीज़न, ये क्वेश्चन आता है कि वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर अनेबल टू सर्वाइव इन पोलर रीजन। जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं वो पोलर रीजन में सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया होता है वो वॉल्यूम के कंपेयर में ज़्यादा होता है, तो उनकी हीट लॉस बहुत जल्दी हो जाती है और ऐसी कंडीशन में वो उतनी ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाते, इसीलिए वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। दे आर रेयरली फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, सबने समझ लिया कि भैया अगर आपको अच्छे से सर्वाइव करना है हर एक कंडीशन में तो आपको कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट कंडीशन को मेंटेन करना होगा, बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन बियॉन्ड विच वेरी सिंपल और कन्फर्म, ठीक है। तो मोस्टली उसके आगे क्या हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे, क्लियर है। मतलब रेगुलेटर ज़्यादा है कन्फर्मर्स, ठीक है, रेगुलेटर में आपको ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी और कन्फर्मर में कम लॉस करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर है तो उसको तो बेनिफिट तो मिल रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ बेनिफिट तो अच्छा है, मतलब वो हर एक कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अब हर कोई तो रेगुलेटर हो नहीं सकता, क्योंकि रेगुलेटर होने के लिए आपको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लॉस करनी पड़ेगी, ठीक है, आपकी कंडीशंस भी अलग होनी चाहिए, समझ में आया। इसीलिए सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं हमें, कन्फॉर्मर्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पूरे इंडिया में अगर आप सर्वे करा लो और ये सर्वे कराओ कि भाई कितने के पास एसी है, तो आपको पता लगेगा कि नॉन एसी वाले ज़्यादा हैं, नॉन एसी वाले ज़्यादा हैं, एसी वाले कम हैं। बात समझ में आई। वो अलग बात है कि धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी नॉन एसी वाले बहुत ज़्यादा हैं एसी वाले के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि भाई अगर नॉन एसी से एसी पे जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में भाई सबकी एफिशिएंसी तो है नहीं, सेम एज यहाँ पे भी है, तो इसीलिए जहाँ पे हो वैसे ही सर्वाइव कर लो किसी तरह। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलो, तो इफ़ द स्ट्रेसफुल कंडीशन एक्सटेंड कंडीशंस, अगर मान लो स्ट्रेसफुल कंडीशन थोड़े टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए है, तब क्या करेगा। जैसे कुछ भाई गर्मी अगर हमेशा है तब तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर गर्मी 2-3 महीने के लिए है तो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए वो करेगा चलो भाई किसी तरह सर्वाइव कर लेते हैं, किसी तरह काम चला लेते हैं। क्लियर है, वही यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। इफ़ द स्ट्रेसफुल कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन्स ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर वो थोड़े टाइम के लिए ही रहता है
द ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 अदर ऑप्शंस, उनके अंदर 2 और अल्टरनेटिव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर 2 महीने आपसे बोला गया कि भैया 2 महीने बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो आप कहोगे चलो यार हिल स्टेशन चलते हैं, वहाँ घूम के चले आते हैं, 2 महीने बाद आ जाएंगे, यही तो होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी कंट्री में या किसी सिटी में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया, तो आपने क्या किया, चलो यार दूसरी सिटी चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ 2 महीने रहते हैं, जब यहाँ नॉर्मलाइज हो जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे, ऐसा करते हैं ना, वही कंडीशन। लेकिन अगर मान लो हमेशा के लिए ऐसा हो जाए, तब तो कहोगे यार ये तो बड़ी दिक्कत है, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे भी ऐसा रहेगा। तो इसीलिए अच्छी बात है कि अगर कोई कंडीशन लोकलाइज्ड है या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तब आप क्या करोगे। ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म दो रास्ते अपनाते हैं। देयर आर 2 वेज टू मेंटेन देयर सेल्फ। एक तो माइग्रेट, अभी मैंने बताया ना कि माइग्रेट कर जाना, भाग जाना। एडवर्स कंडीशन होगी तो 2 महीने के लिए आप कहीं और चले गए, 2 महीने के बाद लौट के आए, सब कुछ नॉर्मल है। इस टाइम अगर मान लो आउट ऑफ इंडिया, अगर या इंडिया में ही कंडीशन टिपिकल ना होती, पेंडेमिक यहाँ ना होता, तो हो सकता था कि बहुत लोग इंडिया में आके रहने लगते, कहते चलो भाई इंडिया चलो, वहाँ कोरोना नहीं है, कोरोना फ्री है, चलो वहाँ चल के रहते हैं 3-4 महीने, उसके बाद लौट आएंगे। लेकिन क्या हमेशा के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि हमें मतलब 100% पूरी तरह से पॉपुलेशन यहीं शिफ्ट हो जाए, अमेरिका के लोग आ जाएं, चाइना के लोग आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना। माइग्रेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। जो बर्ड्स आपने सुना होगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो आती हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं आती हैं, ऐसा नहीं कि वो आगे यहीं पर रह गई, समझ में आया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। तो जब भी कोई एडवर्स कंडीशन होगी और वो शॉर्ट टाइम के लिए होगी और लोकलाइज्ड होगी, एक ही पर्टिकुलर एरिया में होगी, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। अब देखो माइग्रेट में क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरीली, याद रखना टेम्परेरीली होगा, परमानेंट नहीं होगा, फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया। हॉस्पिटेबल मतलब जहाँ पे अच्छी कंडीशन हो उनके लिए। एंड रिटर्न व्हेन द स्ट्रेसफुल कंडीशन इज ओवर, और वो फिर से रिटर्न हो जाएंगे अपने प्लेस पे, ठीक है। इन ह्यूमन एनालॉजी दिस स्ट्रेटजी इज लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। दिल्ली वाले मोस्टली शिमला चले जाते हैं समर के ड्यूरेशन पे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने लगती है, सोचते हैं 1-2 महीने वहाँ पे हो आए या 10 दिन के लिए चले जाएं, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन फिर से अपनी दिल्ली में लौट आते हैं। अब ये तो है नहीं कि वहीं पे रह गए, ठीक है। मेनी एनिमल्स, ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, पर्टिकुलरली बर्ड्स। बर्ड्स क्यों ऐसा कर सकते हैं भाई, बर्ड्स इज एबल टू, मतलब दे आर हैविंग कैपेबिलिटी टू फ्लाई, अब वो उड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम तो उड़ सकते नहीं कि हमारे अंदर पंख लगे। अब एयरप्लेन का जो टिकट है वो तो बहुत महंगा है। अब हमारे पास जैसे मोटरसाइकिल होती है ऐसे एयरप्लेन हो जाए तब तो क्या बात है, आज बैठे, आज उड़ के चले गए, पता लगा सिंगापुर घूम आए, ठीक है, दूसरे दिन वहाँ चले गए, बढ़िया है, जब तक गर्मी है तब से ऐसे घूमते रहे। तो बर्ड्स के पास क्या होती है, दे आर एबल टू फ्लाई, दैट्स वाई मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं वही माइग्रेशन ज़्यादा शो करती हैं, ठीक है। दे ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया। जैसे उसका एग्जाम्पल है, सब लोग ने सुना भी होगा, राजस्थान में जो कैलोडो नेशनल पार्क है वहाँ पे बर्ड सेंचुरी बन जाती है, ठीक है। कब, जब समर सीजन होता है, क्योंकि जहाँ से वो आते हैं साइबेरिया से आते हैं, तो वहाँ पे विंटर जब बढ़ती है तो वो राजस्थान चले आते हैं, ठीक है, राजस्थान चले आते हैं। होस्ट ऑफ 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, कहाँ से आ गई वो, साइबेरिया से आ गई, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोल्ड होने लगती है उस टाइम, और यहाँ पे डेजर्ट में राजस्थान में उसके अकॉर्डिंग कम रहता है, तो वो यहाँ पे चली आती हैं। बात समझ में आई। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो अपने मतलब मेन प्लेस पे चली जाते हैं, क्लियर है। तो इसको क्या बुलाते हैं हम, माइग्रेट करना। नेक्स्ट आ जाओ सस्पेंड। अब कहीं नहीं जा सकते तो यहीं भैया कुछ दिन सस्पेंड कर लो, ठीक है, रजाई में छिप जाओ या किसी तरह ब्लैंकेट खरीद लो, जैकेट खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, और 2-3 महीने भैया जान लो कि ठंडी पड़ने वाली, कहीं जाएंगे नहीं। गर्मी पड़ने वाली तो किसी तरह 2-3 बार बाथिंग करके, ठीक है, बर्फ़ वगैरह लगा के किसी तरह सर्वाइव कर जाओ 2-3 महीने के लिए, ठीक है। तो ये है सस्पेंड करना। सस्पेंड मतलब अवॉइड करना किसी तरह। इन बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया तो है नहीं कि चलो यार चलें शिमला घूम के चले आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, लोअर प्लांट्स हो गए, वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स, तो ये क्या डेवलप कर लेते हैं अपने ऊपर, थिक वॉल्ड स्पोर्स डेवलप कर लेते हैं। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक उसी स्पोर के अंदर रहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है स्पोर को, जैसे वो आपने सुना होगा ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, ऐसे ही एकदम जान लो, जब तक एडवर्स कंडीशन है तब तक स्पोर के अंदर रहेंगे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी स्पोर ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो स्पोर किस में हेल्प करता है, इनको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन की नीड होती है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, समझ में आया। These germinate
ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट, जब भी सुटेबल एनवायरनमेंट होता है तो स्पोर फिर से जर्मिनेट कर जाते हैं, फिर से उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। इन हायर प्लांट सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज अ मीन टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस। जैसे आपके घर में जो सीड्स पड़े हैं, स्ट्रेस कंडीशन ही तो है ना, उनको वाटर मिल रहा है ना उनको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में सीड के केस में वो क्या कर रहा है, वो सस्पेंड कर रहा है। कौन सी कंडीशन को सस्पेंड कर रहा है, अनफेवरेबल। आप उसको पानी दे दीजिए, वो सीडलिंग उसमें आने लगेगी, ठीक है, जर्मिनेट करने लगेगा। जैसे ही आपने फेवरेबल कंडीशन दी वो सर्वाइव करने लगा, मतलब ग्रो करने लगा। क्लियर है, ठीक है। तो दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट, जब भी उनको हम फेवरेबल कंडीशन देंगे तो वो जर्मिनेट करने लगेंगे। क्लियर है, सो क्लियर है। दे डू सो बाई रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो सीड्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसी स्टेट को बोलते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी को हम लोग रेस्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब आ जाओ एनिमल्स में। ये तो प्लांट की बात हो गई, बैक्टीरिया की बात हो गई, फंजाई की बात हो गई। अब एनिमल्स में आ जाते हैं। एनिमल्स इफ अनेबल टू माइग्रेट, माइग्रेट नहीं कर सकते, माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाई स्केपिंग इन टाइम, किसी तरह टाइम को काटेंगे। कैसे काटेंगे, कैसे स्केप करेंगे। द फैमिलियर एग्जाम्पल हाइबरनेशन, सब लोग जानते हैं फैमिलियर है हाइबरनेशन। जैसे इस टाइम लिजर्ड किस में है, हाइबरनेशन में है। ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केप इन टाइम, टाइम को क्या कर रहे हैं, किसी तरह काट रहे हैं, इसको स्केप इन टाइम बोलते हैं। सम स्नेल्स एंड फिश अंडरगो एस्टिवेशन, जिसको समर स्लीप बुलाते हैं। उनको समर बहुत ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए समर स्लीप ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। तो स्नेल और फिश किसके एग्जाम्पल हो गए, एस्टिवेशन के, और लिजर्ड किसके एग्जाम्पल हो गई, हाइबरनेशन की। तो दोनों में डिफरेंस भी तैयार हो गया। क्लियर है। कुछ जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं। जू प्लैंक्टॉन मतलब आपने सुना है कि कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टॉन। जू प्लैंक्टॉन कहाँ पे होते हैं, लेक्स में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, वहाँ पे भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है। तो ऐसी कंडीशन में वो एक स्टेट में जाते हैं जिसको बोलते हैं डायापॉज। डायापॉज इज़ अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसमें उनकी डेवलपमेंट होती है। जो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जू प्लैंक्टॉन कौन सी स्टेट में एंटर कर जाते हैं, डायापॉज में, और उस स्टेट में तब तक रहते हैं जब तक वो फेवरेबल कंडीशन आती रहती है। जब तक फेवरेबल कंडीशन आती है तब तक वो उनका डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपको, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि रेगुलेटर, कन्फॉर्मर क्या होते हैं। अगर शॉर्ट टाइम के लिए एडवर्स कंडीशन है तो ऑर्गेनिज्म या तो माइग्रेट करेंगे, अगर माइग्रेट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे, जिसमें हम लोग ने हाइबरनेशन पढ़ लिया, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लिया, सीड फॉर्मेशन पढ़ लिया, एस्टिवेशन पढ़ लिया और डायापॉज पढ़ लिया। तो ये पैरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस निकल के आए, मैंने आपको मार्क भी करवा दिया कि देखो यहाँ से इस लाइन से ऐसे क्वेश्चंस बनते होंगे। दैट्स वाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट दिस चैप्टर विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू टू स्कोर द मार्क्स, बट व्हेन यू विल रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस एनसीईआरटी, ठीक है। जब आप एक एक लाइन पे फोकस करोगे तो कंफर्म है आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। और बहुत इजी भी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप करनी है, बस समझ लेना है थोड़ा सा बस। क्लियर है, ठीक है। तो सेशन को कंप्लीट करते हैं।